महंगाई की वेव, इसमें कोई शक नहीं कि जब से कोविड गया है, और हम आपको बताते रहते थे कि ये इंटरनेशनल महंगाई है। हमने आपको बताया था, आपको याद होगा, बार बार आपको बताया था। लेकिन अब वो इंटरनेशनल महंगाई जब पाकिस्तान में तब हो रही थी तो आप दुनिया के आदाद-ओ-शुमार देखते थे और पाकिस्तान के देखते थे, तो हम आपको बार बार बताते थे कि महंगाई हो रही है, बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम को तंगी आ रही, लेकिन दुनिया के आदाद-ओ-शुमार से आप कंपेयर करें तो आप, अल्लाह का शुक्र है, बहुत नीचे। आपको पूरी दुनिया की पेट्रोल की प्राइसेस बताई जाती थी और पाकिस्तान की तो आपको दिखाया जाता था कि जिस भी मुश्किल तरीके से इमरान खान ने मैनेज किया हुआ है, लेकिन मैनेज किया हुआ है दुनिया की महंगाई से, हमने उसको आदाद-ओ-शुमार को नीचे रखा हुआ है। अब अगर आप आदाद-ओ-शुमार देखें तो वो घड़ी की सुई दूसरी तरफ घूम गई है। अब दुनिया की परसेंटेजेस को आप तोड़ चुके हैं, अब 30% से ऊपर जा चुके हैं इन्फ्लेशन के अंदर, जो आपकी रियल इन्फ्लेशन है। और अभी आप बिजली का बिल जब पे करेंगे तो बिल्कुल वो आपको एग्जैक्टली फील हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल आप पहले ही पे कर रहे हैं, बिजली का बिल आएगा, अशिया खुर्दोनोश किरायों के रेट्स पहले आपके बढ़ गए, तो आपको एग्जैक्टली अंदाजा हो जाएगा कि जो 11, 12, 13% को कभी ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान में महंगाई ने हिट किया है, वो अब 30% को आपकी महंगाई जो है वो हिट कर रही है। आज उस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी हुई है रात 9 बजे। पूरे पाकिस्तान में आवाम से अपील की हुई है कि निकलें। क्यों निकलते हैं हम? दो तरीके होते हैं। एक तरीका है कि आप चुप करके जुल्म सहते हैं, और दूसरा तरीका होता है कि आप मिल के एफर्ट करते हैं उस चीज़ को हटाने की। हम गांव के लोग हैं, गांव में ट्राली फंस जाए, गड्ढा फंस जाए, तांगा फंस जाए या खोता खूज चला जाए तो फिर सारे इकट्ठे होकर जोर मारीदा उन्होंने बाहर कढ़ने वास्ते, एक बंदा नहीं कर सकता। तो इस दफ़ा असल में खोता खूह में चला गया है। अब जब तक आप सारे मिलके रस्से पे जोर नहीं मारेंगे, ये खोता कुएं से बाहर नहीं आएगा, और जब तक खोता कुएं से बाहर नहीं आएगा, हमें ये बदबूदार पानी पीना पड़ेगा सबको। तो इसलिए अगर आप ये सोचेंगे कि आप तो घर में ARY देखेंगे और ARY के ऊपर मज़ारा देखेंगे बैठ के रिमोट लगा के, हमायत आपकी इस मज़ारे के साथ है, आपकी एहतजाज इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ है, आप एक गैरतमंद पाकिस्तानी हैं, आप एहतजाज तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ करते हैं। पेट्रोल की कीमत जो बढ़ाई है वो तो आपको तकलीफ़ दे रही है, आप इनसे निजात चाहते हैं, लेकिन आप बैठेंगे रिमोट कंट्रोल पकड़ के, तो फिर ऐसे नहीं होना। ये खोता खूह में गया हुआ है, आपको अब रस्से के ऊपर खड़े होकर रस्सा हाथ में पकड़ के ज़ोर मारना पड़ना है, जिसका मतलब ये है कि आपको बाहर निकलना पड़ना है। आज शाम को 9 बजे आपको उसी तरीके से निकलना पड़ना है जिस तरीके से जब ये हुकूमत हमारी को भेजा गया था, तो अगले दिन लाखों करोड़ों की तादाद में आवाम बाहर आई थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिसका मुझे मेरा ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं, सबको याद है। आपको वो रिपीट करना पड़ना है अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि तकलीफ़ ये सबकी साझी है, इसमें एफर्ट भी साझी करनी पड़नी है। तो इसलिए कोशिश करें कि अब आप, आज शाम 9 बजे का टाइम है, सब निकले पाकिस्तान में, हर जगह पर निकलें। जो जो पूरा स्केड्यूल दिया हुआ है, लाहौर में लिबर्टी मार्केट है, शायरा कायदीन कराची के अंदर है, F9 पार्क इस्लामाबाद के अंदर है, हश्त नगरी गेट जो है वो पेशावर के अंदर है, इसी तरीके से तमाम घंटा चौक, घंटा घर फैसलाबाद के अंदर है। हर जगह की जगह आपको बताई हुई हैं। आज शाम आप सब निकलेंगे, इकट्ठे होकर जोर मारेंगे, तो ये फंसा हुआ गड्ढा, ये फंसी हुई ट्राली, एक खूह दे विच गया हुआ खोता बाहर निकलेगा। अब मैं दूसरी बातें करता हूं। इनका एक भोलू पहलवान है, अक्सर सच बोल, दो है, बुनियादी तौर पे दो है, माजरत चाहता हूं। एक वो हुसैन नवाज है और एक हमारा खुरम दस्तगीर है। अगर इनका खाना खाने से पहले इंटरव्यू लें तो उस टाइम इनकी बात और होती है। अगर इन्होंने रज के खाना खाया हो तो उस तो बाद इन्होंने सूकर चढ़ दी है। वो खाने के बाद आपको पता है जो चढ़ती है, इन्होंने वो सूकर इसलिए कि जितनी तादाद खाना खाते ने उस फिर सूकर ही चढ़ दी है। इन्होंने वो सूकर चढ़ दी, फिर इन्होंने समझ नहीं आती गल किहड़ी कर रहे हैं। सो खुरम दस्तगीर साहब अपने भोलपन में, या जो अनाज को उन्होंने कल नुकसान पहुंचाया हुआ था, उस वजह से वो सारी बात ही खोल के कर गए। बात वो क्या कर गए? और बात कर गए कि हमें शौक नहीं था, हमें पता था हालात बड़े मुश्किल हैं, हमें पता था हम नहीं संभाल सकेंगे,
अपने मुंह से कहा, ये मैं नहीं कह रहा, उनका वीडियो है, चला दें। उन्होंने कहा हम कोई यहां पर बेहतरी करने नहीं आए थे, रिफॉर्म्स करने नहीं आए थे, हुकूमत सही तरीके से चलाने नहीं आए थे। असल में इमरान खान 100 नए जज लगाने लगा था। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के अंदर आर्मी चीफ नया लग रहा है, इंपॉर्टेंट फैसला होना था, और उस तनाजर में इमरान खान ने 100 जज नए लगाने थे। अब मुझे समझ नहीं क्या मौजूदा आर्मी चीफ ने जज लगाने से इमरान खान को रोका हुआ था। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा वो ये क्या कहना चाह रहे थे। नए आर्मी चीफ का और एहतसाब का वो क्या कह रहे थे, ये उनसे दोबारा इंटरव्यू लेके पूछना चाहिए कि क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ एहतसाब नहीं होने दे रहे थे। उनकी बात का पर्पज़ क्या था ये बात कहने का, कि जो अक्टूबर में अहम डिसीजन होना था उसके बाद 100 जज लगने थे और हम सबको जेलों में डाल देना था। तो अब उनसे ये पूछना चाहिए कि वो आर्म्ड फोर्सेस को इसमें क्यों ला रहे हैं। आर्मी चीफ ने चेंज होना, ये एक रूटीन का काम है, हो जाएगा जब वो वक्त आएगा। अब ये सिटिंग वजीर कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने चेंज होना था, उसके बाद इमरान खान ने 100 जज लगाने थे, और हम पे तो आपको पता ही है केसेस हैं, तो हमने अंदर हो जाना था। तो अब आपको ये तो समझ आ गई कि ये चोर सारे जो हैं, इन्हें पता था कि इमरान खान अब इनके करीब पहुंच गया है। इन्होंने ये ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था जिसमें ये एहतसाब नहीं होने दे रहे थे, और अपने मुंह से मान गया वो। तो अब जब कि एहतसाब होने जा रहा था, बिल्कुल करीब था, तो उन्होंने कहा इस हुकूमत को उल्टा दो बैरूनी साजिश के साथ मिलके। तो अब खुर्रम दस्तगीर के इस मानने के बाद साइफर की हकीकत तो पहले ही सबके सामने है। अब उसकी वजह, जब कोई किसी को कत्ल करता है ना, तो उसकी इंटेंट, वजह कत्ल पहले मालूम की जाती कि इसने क्यों कत्ल किया होगा। इंटेंट फाइंड आउट करनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंटेंट कल मान गया खुर्रम दस्तगीर, आला कत्ल जो है वो पहले से साइफर की सूरत में बरामद हो चुका है। जितने करैक्टर हैं वो सारे आपको लोटों की शक्ल में मौजूद हैं, और कल आखिरी कड़ी जो थी वो इंटेंट थी, वो भी जोड़ दी गई खुर्रम दस्तगीर की तरफ से। तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये लोग, ये चोर इसके पीछे थे, और ये सब कुछ चोरी बचाने के लिए किया गया है। इनकी हालत वो है कि जैसे एक चलती मशीन में कोई शैतान बच्चा शहबाज शरीफ की तरह का, जिसने घर में ये रोब बनाया हो कि मैं बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं बड़े अच्छे कपड़े सीता हूं, वो चलती मशीन में हाथ दे तो क्या करते हैं भला? चलती मशीन में को हाथ दे तो जी क्या करते हैं? पहले मशीन बंद करते हैं, फिर उसका हाथ निकालते हैं, और फिर 2 कानों पे देते हैं, और उसको कहते हैं चलती मशीन जो उंगली नहीं दे दी। सो इन बेशर्मों ने भी चलती हुकूमत में उंगली दी है। अब करना ये चाहिए कि इस काम को रोकना चाहिए, यहाँ दोबारा इलेक्शन कराने चाहिए, अवाम को मौका देना चाहिए कि इनके कानों पे 2-2 चपेड़े लगाए अवाम, और इनको बताए कि आइंदा चलती हुकूमत के अंदर उंगली नहीं देनी। तो इसलिए ये शोभदाबाज थे, सिर्फ और सिर्फ ये वो एक इन्होंने इश्तिहारों के थ्रू अपने बूथे लगा लगा के बाथरूमों के ऊपर, हर जगह के ऊपर वो आप करवाने जाते हो। आपको पता है MRI मशीन जो है ना, उसके अंदर आप जाते हैं तो वैसे ही थोड़ा खौफ आता है, क्योंकि वो अंदर बंद होती है, उसके अंदर आप जाते हैं। मुझे याद है पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ MRI मशीन, वो जो आप अंदर जाते हैं, शहबाज शरीफ ने अंदर अपनी तस्वीर कम वक्त से लगाई हुई। मीन जहाँ आपको 15-20 मिनट लेटना है ऐसे सीधा, और आपको ऊपर वो मशीन की छत नजर आती, उधर इसने अपना बूथा लगाया हुआ है, ताकि कोई मरीज जो है वो अपना आराम से इलाज भी ना करवा सके, टेस्ट भी ना करवा सके इनकी चेहरे देखे बगैर। इनकी हालत वो है कि जैसे एक छोटा सा आपको चुटकुला सुना देता हूँ जो इन पे फिट आता है। इनकी हालत ये है कि एक बंदा था इनकी तरह का फ्राडिया, जिसने एक जहर निकला हुआ सांप पाला हुआ था। वो खुद ही लोगों के घरों में सांप छोड़ देता था, और उसके बाद कहता था मैं बीन बजाता हूँ, 500 रुपया लूंगा और सांप पकड़ लूंगा। ऐसे ही एक घर में उसने जाके सांप छोड़ दिया। उन्होंने कहा अच्छा जी बजाए बीन, 500 रुपया देंगे। बीन बजाई तो 2 सांप निकल आए, एक उसका अपना था, एक कहीं और से निकल आया। अब वो देखे, घर वाले कहते हैं सांप पकड़ो, तो उसको अब पता था कि उसमें तो जहर होगा। अब वो तो फ्रॉडिया था, वो को असल ऐसा बंदा तो था ना, कारीगर तो था नहीं। तो उसने फिर खसियाना सा मुंह बना के ना, ये ख्वाजे आसिफ जैसा खसियाना सा मुंह बना के उन्हें कहा जी तुसी अपना फड़ो, मैं अपना फड़दा है। ये हुण बेशरम कह रहे ने अवाम नू कि ये जो जितने PDM के 11 प्लेयर हैं ना, ये एक दूसरे को बेशरम बैठ के कमरे में कहते हैं तुसी अपना सब फड़ो, असी अपना पढ़ दें, क्योंकि इन सबको अब अपनी अपनी पड़ी हुई है, क्योंकि इनसे कुछ काबू नहीं आ रहा, ना महंगाई, ना गवर्नेंस, ना दूसरी चीज़ें। अब तो वो लोटा नूर आलम भी बोल बैठा है कि ये हुकूमत जो है, इसने जो तबाही की है वो कभी नहीं हुई। तो नूर आलम से मेरा सवाल है
आप कहते थे आप महंगाई की वजह से लोटे हुए, अब और महंगाई हुई है तो आप दोबारा से एक दफ़ा लोटे हो जाएं, क्या हर्ज होता है? बेशर्मी एक दफ़ा करो 10 दफ़ा करो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब एक दफ़ा कर ही ली। तो मेरा मशवरा है कि आप क्योंकि महंगाई की वजह से लोटे हुए थे तो अब महंगाई और ज़्यादा हो गई है तो एक दफ़ा फिर लोटा होने का मौसम है, तो मेरा ख्याल आप दोबारा से लोटा हो जाए। अगली बात मैंने इनकी करनी है, मैंने आपको बताया ना कि ये वो सांप छोड़ के पकड़ने वाले हैं, पर हुण अपना अपना फंड दे चक्कर च ने। 2 दिन से बारिश हो रही है पूरे मुल्क में, आपको पता है कि उस वजह से बिजली की जो डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा कमी है, खपत में कमी है, गर्मी उतनी नहीं लग रही, एसी नहीं चल रहे, खाली पंखे के नीचे भी चैन है। तो ये इतने कारीगर हैं कि कल से ट्विटर के ऊपर सर्वे कर रहे हैं कि आपके इलाके में बिजली तो नहीं बंद हो रही। ये 2 दिन दोबारा धूप निकलने दें, आपकी करतूत सामने आ जानी है। ये 2.5 महीने से आवाम को बता रहे हैं कि फ्यूल आ रहा है, फ्यूल हमारे पास नहीं है, फ्यूल मंगवा रहे हैं और फ्यूल पहुंच जाएगा तो बिजली बंद होना बंद हो जाएगी। मरीख तो मंगवा रहे हो फिर फ्यूल, कितों मंगवा रहे हो फ्यूल जो आज तक नहीं पहुंच रहा। सो इसलिए ये बुनियादी तौर पर एक फ्रॉड का तरीका वारदात है। अच्छा, एक वो सीएनजी पे चलने वाला एंकर होता था, नहीं भाई रिक्शे की बात नहीं कर रहा, एक एंकर होता था सीएनजी पे चलने वाला, वो हमारा दोस्त जियो टीवी के ऊपर शाहजेब खानजादा साहब, वो रोज़ बताते थे कि महंगी सीएनजी ले ली, लेट ले ली, 13 तारीख को लेते तो अच्छा होता हो। तोता फाल नहीं निकालता होता, वो वाला तोता था, वो फाल निकालता था। 13 तारीख को लेनी थी, 17 को ले ली, 18 को लेनी थी। अगर डबल शॉपर करवा लेते तो LNG लीक ना होती, ये डबल शॉपर नहीं करवाया था। तो वो जो छोटू हकीम है हमारा, वो गायब है, पता नहीं तो गैस बंद है तो उसको गैस मिल नहीं रही और वो गैस से चलता है इसलिए बंद है, या उनकी शर्म आजकल मेरा ख्याल है कहीं गई हुई है, शायद छुट्टी पे गई होगी, समर हॉलीडेज़ भी होते हैं तो उनकी जो शर्म है या जिस तरह की सहाफ़त वो करते हैं उसको शायद आजकल समर वेकेशंस हो, तो उनको उनके चैनल को याद करवाना था कि 45% गैस महंगी हो चुकी, किसानों के जो प्लांट थे खाद के उनको गैस बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से खादें महंगी हो गई हैं, किसान को खाद नहीं मिल रही, उसकी फसल तबाह हो जानी है। उसकी फसल तबाह हुई तो आटा पहले ही इस टाइम 95 रुपये किलो में बिक रहा है, अगले चंद दिन में वो 100 रुपये किलो हो जाना है। गरीब आदमी रोटी खाने से भी जाएगा। तो आपको शाहजेब साहब, लोग अब आपको भी गालियां देंगे दिन रात सुबह शाम, क्योंकि उनको सब याद है, आपका किया हुआ करतूत सब याद है। जब आप लफाफा पकड़ के सारे प्रोग्राम LNG पे करते थे, अब उससे हालात ख़राब हैं और अब आपको चुप लगी हुई है, आप साइलेंट मोड पे, कहीं बोलते नहीं, नज़र नहीं आ रहे आजकल। तो एक आध प्रोग्राम करें और कुछ नहीं तो कम से कम मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई साड़ फक लें। बाकी आप लोग येलो जर्नलिज्म करते हैं, लोगों की ज़ातियात के ऊपर आपको बहुत प्रोग्राम करने का शौक़ है, ज़ातियात की इन्फॉर्मेशन अब आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लेकिन तरबियत का फ़र्क है। वरना तो ज़ातियात ऐसी रंगीन है आप लोगों की कि आप लोगों के बारे में ख़बरें आएँ ऊपर से नीचे तक तो आपको लग होश जाए, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे क्योंकि तरबियत फ़र्क है। तो आपको दोबारा आपको ये मशवरा देता हूँ कि कभी आपने अपनी ज़ातियात देखनी है तो आप ज़रा राब्ता कर लें इस्लामाबाद रावलपिंडी के तमाम रिपोर्टर्स के साथ, उनके पास भरे पड़े हैं उनके फ़ोन, मुझे चंद ने दिखाए हुए हैं। मुझे लगता है शायद बाजी के पास भी आपका मटेरियल है जिस वजह से मजबूर हो के आप इस तरह के प्रोग्राम करते रहे, अब तो मुझे यही लग रहा है। आगे चलते हैं जी। एक यहाँ रिश्ते तड़वाने वाली बाजी है, रिश्ते करवाने वाली तो आपने सुनी थी, वो उंगली वाली बाजी है। उंगली मार का बाजी आपने देखी है ना, ऐसे से करके, ऐसे उतार के बताता हूँ, ऐसे से करके बोलती हैं, जो कभी इधर उंगली जाती है कभी इधर उंगली जाती है, वो जो बच्चों को डराती हैं। अब माएँ तमाम उनका नाम लेके बच्चे सुलाती हैं कि बेटा सो जो, आंटी मरियम आ जानी, मरियम औरंगजेब, तो बच्चे धड़म से सो जाते हैं फ़ौरन। तो इसलिए एक तो मेरी पुरजोर ख्वाहिश है कि ये यूट्यूब के ऊपर उनकी ऐड ज़्यादा डाले जाएं, क्योंकि शाम में लोगों के बच्चे सोते नहीं, यूट्यूब देखते हैं। अब यूट्यूब पे भी उंगली वाली मरियम औरंगजेब नज़र आनी चाहिए, वो जो कहती थी रोएं पिटे, वो रिश्ते तड़वाने वाली बाजी जो है, वो बताती थी आटा चोर, चीनी चोर, फलाना चोर, एक गर्दान होती थी। बाजी हुण ज़रा दस, हुण गैस चोर कौन है? बाजी ज़रा सानू दस, हुण बिजली चोर कौन है? बाजी हुण दस है जिन्हें चोर ने इत्थे को 8 करोड़ रुपया लगवाया है इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस के स्विमिंग पूल पे, वो चोर कौन है? बाजी हुण 10 पनाहगाह में लोगों की रोटी छीनने वाला चोर कौन है? लंगर खाने के ऊपर रोटी छीनने वाला चोर कौन है?
और बाजी आपसे पूछना ये था कि वो जो आपने 2,000 रुपया दिया लोगों को उंगलियां निकाल के और आंखें निकाल के, उस 2,000 से अवाम ने क्या क्या करना है, क्योंकि पैसे बचे पड़े हैं लोगों के पास। सारे खर्चे पूरे करने के बाद मेरे कुछ जानने वाले गरीब लोग हैं, उन्होंने आटा भी ले लिया है, घी भी ले लिया है जो 300 रुपये किलो महंगा हुआ है, आटा 100 रुपये किलो वाला भी ले लिया है, बिजली का यूनिट जो 14 रुपये से 32 रुपये हुआ है वो भी उसी 2,000 में उन्होंने दे लिया है, जो पेट्रोल 185 रुपये और डीजल 115 रुपये महंगा हुआ उसका फ़र्क भी वहीं से दे लिया है। उन्होंने तमाम चीज़ें करके उनके पास 797 रुपये बचे पड़े हैं। बाजी क्या मशवरा दें कि उस 797 रुपये से वो लॉस वेगस ना घूम आए या कहीं और सैर शहर ना कर आए, तो कोई मशवरा दे दें बाजी, या कोई एक दूसरी शादी ना करा लें आप। अब रिश्ते तड़वाने के साथ साथ रिश्ते करवा भी दें तो बेहतर होगा। तो ये जो रिश्ते तड़वाने वाली बाजी है हमारी, इससे हमारी रिक्वेस्ट है कि ये लोगों को उस 2,000 रुपये का मुसर्रफ ज़रूर बताएं, क्योंकि पैसे बचे पड़े हैं और अब लोगों को फिक्र ये है कि क्योंकि वो 2,000 के पैसे बचे पड़े उनके घर पर डाका ना पड़ जाए उस वजह से। और अब कई लोग सोच रहे हैं कि उसी 2,000 में से वो एक सिक्योरिटी गार्ड भी रख लें, क्योंकि रकम इतनी भारी आ रही है घर में और सारा खर्चा करके वो रकम बच जाती है, तो कहीं घर में डाका ना पड़ जाए और नुकसान ना हो। तो अब उसी 2,000 रुपये में वो जो है एक सिक्योरिटी गार्ड भी रख रहे हैं। लेकिन मुझे तो लग रहा है इसमें उसके बाद भी पैसे बच जाने, तो एक शाहजेब खानजादा जैसा एंकर भी रख लेना चाहिए बंदे को अपना ही मशहूरी करने के लिए। पैसे तो बहुत ज़्यादा है, 2,000 में से उसे भी पैसे दे देने चाहिए। आगे आखिरी चीज़ जो मैंने कहनी है वो ये कहनी है कि आप लोगों की जो चोरी चकारी थी वो अवाम को समझ आ गई। आप लोगों ने इसके बाद एक बड़ी गंदी हरकत की है, उसकी इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है। हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान यहाँ मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन की जाए। खान साहब की असैसिनेशन के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर किसी को हायर किया गया, उनकी जान लेने के लिए वहाँ पर इस चीज़ का इंतज़ाम किया गया। यहाँ पर जो उनके लोकल ऑपरेटर हैं उनको जब वो इंस्ट्रक्शंस आई तो वो वहाँ से ज़ाहिरी बात है वो इंटरसेक्ट हुई और वहाँ से हमें पता चला। हमें कैसे पता चला? इस मुल्क के हर इदारे, सहाफ़त हो, पुलिस हो, कोई भी इदारा हो, हर जगह पर ऐसे लोग बैठे हैं जो महब वतन हैं, जो अपने लीडर से मोहब्बत करते हैं, जो समझते हैं कि इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उम्मत मुस्लिमा का सरमाया है। और उसके बाद जो काउंटर टेररिज्म खैबर पख्तूनख्वा का डिपार्टमेंट है उन्होंने एक अलर्ट जारी किया। तो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन एक तो होनी चाहिए, और एक जितनी एक मुजरमा को सिक्योरिटी मिलती है जिसका नाम मरियम सफदर है, जिसका कभी कोई उसने ओहदा नहीं उसके पास सरकारी रहा, उसके बराबर सिक्योरिटी एटलीस्ट जो है वो खान साहब को मिलनी चाहिए। और जो सिक्योरिटी के मेजर्स हुकूमत ने लेने वो ज़रूर लें, और ये हमने इन्फॉर्म करना है कि हमें इन साजिशों का पता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और दूसरा जो खुरम दस्तगीर का बयान है, अब मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर भी एक जुडिशल कमीशन बने, क्योंकि खुरम दस्तगीर ने डायरेक्टली आर्म्ड फोर्सेस को इन्वॉल्व किया है और उसने डायरेक्टली कहा है कि अक्टूबर में जो फैसला होना है उसके बाद हमारा एहतसाब होना था। तो आर्म्ड फोर्सेस को, DGISPR साहब को इसके ऊपर फौरी एक्शन लेना चाहिए। उनके इस बयान के ऊपर उन्होंने एक तो फौज को ना सिर्फ सियासत में घसीटा है बल्कि उन्होंने फौज को इस साजिश में घसीटने की कोशिश की है। उन्होंने फौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। वो एक सिटिंग वजीर हैं, उनसे इस चीज़ का हिसाब लिया जाए, या कोई फिर जय्यद सहाफ़ी जो है उनके सामने बैठ के इंटरव्यू करे और उनसे पूछे कि इमरान खान तो अभी हुकूमत में थे मार्च अप्रैल में, तो क्या जो 100 जज उन्होंने जाके अक्टूबर में हायर करने थे, नए जज रखने थे, नए जज, क्योंकि जजों की तादाद कमी है, केसेस ज़्यादा हैं, उस वजह से इंसाफ नहीं हो पा रहा तेज़ी से, तो जो नए जज लेके आने थे ताकि इंसाफ तेज़ी से हो, वो क्या वो मार्च अप्रैल में क्यों नहीं रख सकते थे? तो क्या कहना चाह रहे हैं खुरम दस्तगीर? इस चीज़ की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं दोबारा आवाम से अपील करूंगा कि आज शाम 9 बजे आप सब ने मिलके ये जो खोता खूह में चला गया हुआ है ये बाहर निकालना है। अगर आप घर पे बैठेंगे तो ये काम नहीं होना। अगर आप घर पे बैठेंगे तो अभी आप जो 234 पे तेल खरीद रहे हैं, मैं आज आपको बता रहा हूं, अगले चंद दिन में ये 234 वाला आपको 272 रुपए पे खरीदना पड़ेगा। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। जो रुपया आज 33 रुपए कम हुआ, अगले चंद दिन में
ये रुपया 40 रुपए को क्रॉस करेगा, मीन उसका जो उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन हो रही है। सो अगर इस सारी इनहतात, इस तबाही, इस बर्बादी को आपने रोकना है तो आज शाम 9 बजे बाहर निकलें, किसी के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए। वरना फिर आपने गुर्बत कुछ मुल्कों में देखी है, जब गुर्बत आती है तो अभी तो ये बेशर्म वैसे ही कह रहे हैं ना कि चाय की इनकी मैनेजमेंट आप देख लें, कहते हैं चाय की एक प्याली छोड़ दें, रोटी 4 लोग एक खा लें। ये वाले बयान आपने देख लिए ना इनके वजीरों के। ये थी तजर्बेकार टीम, हमें बताया जाता तजर्बेकार टीम नहीं, ए प्याज तजर्बा इन्हों का। तजर्बा एक चीज़ में इनका है, मनी लॉन्ड्रिंग में। जिनको मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल करना, उनको कत्ल करवाने में, गुलजार हो, मकसूद चपरासी हो, शब्बीर हो, या डॉक्टर रिजवान हो, या उसके बाद रज़ा हो, कोई फांसी लगाओ। इतना मोटा रस्से के साथ उसे फांसी लगा हुआ है बेचारा। और भाई जब कोई खुदकुशी करता है ना तो ट्रक खींचने वाला रस्सा नहीं लेके आता, वो पहले इंतजाम नहीं करता, जाके कहीं से रस्सा नहीं लेके आता ट्रक वाला। इतना मोटा रस्सा था जो उसके गले में बांधा हुआ था। तो आप लोगों की नकल के लिए असल की ज़रूरत होती है। कम से कम आप लोग क्योंकि फ्रॉडिये हैं इस तरह के, ये मनी लॉन्ड्रिंग शॉन्ड्रिंग के, तो आप फिर कोई किराए का कातिल ही हायर किया करें। ये काम मेरा ख्याल आपने अपने हाथों ही किया है, इसलिए आपसे ऐसा हुआ। आपने कहा, एक तो ये बता दें कि रिश्ते तोड़वाने वाली तो बता ही दें कि रिश्ता किसका टूटा है। इससे नंबर 1 ਉਹ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। मैं इस तो कह रहे हैं बाजी मरियम रिश्ते तड़वाने वाली है, इसने हर घर रिश्ते तड़वा देने जिस तरह की महंगाई की हुई है। महंगाई है, अमन मान की सूरत हाल है, पेट्रोल डॉलर है, और इसके साथ साथ ज़िमनी इलेक्शन भी आ रहे हैं। खान साहब कब निकले हैं ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन के हवाले से, क्योंकि हर चीज़ अब आपके सामने। पहले तो मैं ठीक हूँ सुन लें जी, आपने जुडिशल कमीशन का कहा है, आप समझते हैं कि इससे कबल जो जुडिशल कमीशन बने थे उनसे आपको इंसाफ मिला था? अच्छा, दो बातें। पहले तो आपने रिश्ता तड़वाने की बात पूछी, तो भाई इस टाइम जो कमाने वाला है ना वो बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। वो माँ के लिए सूट लेके जाए तो बीवी नाराज़, बीवी के लिए लेके जाए तो माँ नाराज़, सिर्फ बच्चों के लिए लेके जाए तो कोई और नाराज़। तो लोगों के महंगाई की वजह से बजट टाइट हो गए हैं, अब खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि इससे घरों में नातफाकी नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी? जब रिसोर्सेज कम होंगे टेंशन नहीं होगी, जब आप बच्चे की फीस टाइम पे नहीं देंगे तो बेगम से आपकी लड़ाई नहीं होगी। तो मैं इस मुताबिकत से कह रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, ज़िमनी इलेक्शन की आपने बात की, वो करतूत आपने इनकी कल लाहौर में देख ली जो इन्होंने किया है। जिस तरीके से इन्होंने शब्बीर साहब जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके दफ्तर के ऊपर जिस तरीके से, वो अभी यास्मीन राशिद साहबा ने कंप्लीट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, इसलिए मैंने की नहीं, रात मैंने ट्वीट किया था इस पर, जिस तरीके से गोलियां मारी हैं इन्होंने। वो लोटे नज़ीर चौहान ने जिस तरीके से आके वहाँ पर, क्योंकि उसको अपनी हार यकीनी नज़र आ रही है, लोग लोटे को तो वोट नहीं देंगे, वो लोटे के ख़िलाफ़। ये शब्बीर तो पढ़ा लिखा वकील है, LLB है, अल्लाह की कसम यकीन करें लोटे के ख़िलाफ़ खोता खड़ा कर दें तो लोग उसको भी वोट देंगे, क्योंकि वफादार तो होगा ना वो। इस लोटे को तो लोगों ने वोट नहीं देने। उसको हार नज़र आ रही है, इस वजह से उसने इस तरीके की घटिया हरकत की कि वहाँ एक बच्चे को फायर मारा, वहाँ पर लड़ाई मार कुटाई की। तो इनको अपनी हार जो है ना वो नविश्ता दीवार। दूसरी आपने जुडिशल कमीशन की बात की, तो जुडिशल कमीशन में अगर कभी सज़ा नहीं मिली, कम से कम लोगों को चानन काफ़ी मिल गया कि इसके अंदर गंदगी क्या थी। जब वहाँ प्रोसीडिंग होती है तो सहाफ़ियों को मटीरियल मिलता है और सहाफ़ी फिर पब्लिक से शेयर करते हैं, तो चानन काफ़ी हो जाता है कि इसके अंदर क्या कुछ हुआ था। खान साहब बहुत जल्द निकल रहे हैं इंशाल्लाह, बहुत जल्द ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन पे खान साहब निकल रहे हैं। ये बता दें कि आपके दौर में सबसे ज़्यादा जो लोग सरापा एहतजाज रहे हैं वो सरकारी मुलाजमीन रहे थे। इस्लामाबाद में भी हमने देखा कि एहतजाज करते रहे, कोई तनख्वाहों की हवाले से, इस हवाले से। आज भी बनीगाला के बाहर KPK से उसातिज़ा आए हुए और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि हमें जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया, हमें फिर पक्का किया जाए। लेकिन उस हवाले से तो बता दें कि KP गवर्नमेंट अभी भी आती है, उनको उनके लिए क्या आप लोग इकदाम करें? अच्छा, मेरा सवाल है, भाई की तनख्वाह कितनी बढ़ी है इस साल? आपकी नहीं बढ़ी। पहुँच फिर बनीगाला अल्लाह का नाम लेके तू भी एहतजाज दे। अगला सवाल। इसके अलावा वो जो किसी नामी शख्स है
वो क्या पाकिस्तान में आ चुका है? अफगानिस्तान में उसको सिपाही दी गई? मैं इसमें थोड़ी सी बता दूं। इसमें मैं इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर नहीं करूंगा कि जो इदारे जिनकी ये जिम्मेदारी है मैं उनको ये काम करने दूंगा। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा तो इस टाइम जो उसका स्टेटस है इस सारी एवॉल्विंग सिचुएशन का वो मुतासर होगा। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से इस सारे प्रोसेस में नुकसान होने का ख़दशा है। इसलिए जो रेलेवेंट इदारे हैं जिनका ये काम है मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो इस पर फौरी काम करें और इस सारा जो नेटवर्क है उसको अनफोल्ड करके सामने लेके आएँ और इसके पीछे कौन है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, उम्मीद मुझे नहीं है। मैं बड़ा क्लियर बता दूं कि मुझे उम्मीद नहीं है, बट अल्लाह के घर से नाउम्मीद नहीं होनी। मैंने उसका जवाब दे दिया, मैंने जवाब दे दिया। अगला सवाल जी। अच्छा सर, ये सुनाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप लोग फौज के साथ मामला किस तरह पे हैं, कोई मामले पे आए हैं या गिरफ्ती की तरफ पे आए हैं, और दूसरा आप एहतजाज की काल 6 दिन बाद दे दी, किस वजह से वो भी रुकावट है, और वजारत साइंस के बारे में तहकीकात कर रही है उसके साथ। देखिए दो बातें उस पर, तो जो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे मैंने पहले दिन एक ट्वीट कर दिया था, वो ट्वीट मेरा जवाब है। जब दिल करे उस जवाब को पढ़ा जाए और जब दिल करे उसको किसी अदालत में ले जाके उस पर कार्रवाई की जाए, इसलिए कि जब इतनी शिद्दत के साथ मंजी पीढ़ी ठोकी जाती है तो अगर अपनी मंजी के नीचे कुछ ऐसा पड़ा हो तो आप ऐसी हरकतें नहीं करते, आप चुप साधते हैं या चुप करके किसी और मुल्क की आप जो है वो टिकट खरीदते और निकल जाते हैं। तो इसलिए उसका जवाब तो दे चुका। जो आपने बात की, दूसरा सवाल आपका क्या था? पाक फौज के साथ आपके तक आप पाक फौज के अंदर आज सर्वे करवा लें, मैं चैलेंज से कहता हूँ। फौज क्योंकि सियासत में नहीं, लेकिन जाहिर बात है जो पाक फौज के अफसरान हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके जवान हैं, वो सियासी सोच तो रखते हैं, उनको वोट का हक तो दिया हुआ है, उनसे वोट का हक तो नहीं आप छीन सकते ना। वो अपनी वर्दी के अंदर किसी सियासी अमल में उन्होंने नहीं जाना, लेकिन वोट तो देते हैं वो। तो आप आज उनसे ज़रा सर्वे करवाएं तो आपको ये नज़र आएगा कि अल्लाह के करम से मोर देन 95% फ़ौज जो है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसकी फ़ौज का एक एक बंदा, उनकी फैमिलीज़ का बंदा जो है वो वोट देगा अगर आज इलेक्शन होता है। तो फ़ौज के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिश्ता है वो वही रिश्ता है जो दो सगे भाइयों का होता है। फ़ौज के साथ हमारा वही रिश्ता है जो दो सगी बहनों का होता है। फ़ौज के साथ वही रिश्ता है हमारा जो दो जिगरी यारों का होता है। फ़ौज के साथ हम नून लीग थोड़ी हैं कि हमारा फ़ौज के साथ कभी रिश्ता ऊपर जाना है, कभी नीचे जाना है। ये इतने बेवज़न हम नहीं हैं कि ज़रा से झटके से छलक जाएं और बाहर निकल जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें सबको ये सोचना है कि हमारी फ़ौज को कंट्रोवर्शियल करने के लिए किस किस ने ये रोल प्ले किया है, और हमारी बहादुर अफवाज जो इस मुल्क की मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क की जो सलामती है उसकी ज़मानत है। हर एक के पास कुछ होता है ना। किसी मुल्क के ऊपर को हमला आवर होगा, वहाँ से तेल लेना चाहता होगा। किसी मुल्क से कोई टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ना तेल है ना टेक्नोलॉजी। हमारी कंपैरेटिव पावर एक ही है, और वो हमारी कंपैरेटिव पावर हमारा दिफा है, हमारा एटमी प्रोग्राम है। हमारे ऊपर ये जो कुछ भी हो रहा है ये उसको हथियाने के लिए हो रहा है। जब हमें माशी तौर पर तोड़ा जाएगा तो अगला फिर हमारे हाथ से वो छीना जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देगी पाकिस्तानी कौम। लेकिन ये जिसकी भी साजिश है और जो इस तरफ को हालात लेके जाना चाहता है वो कौन है, वो अवाम को नज़र आ रहा है। अवाम समझ रहे हैं उस बैरूनी साजिश को, उस बैरूनी साजिश की कड़ियों को अवाम समझ रहे हैं, और अवाम को पता है कि पाकिस्तान को लीबिया बनाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को शाम बनाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को एक ऐसी स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है जिसको खुदा न खास्ता वो दुश्मन चाहता है कि इसको तोड़ दिया जाए। लेकिन पाकिस्तानी कौम जिंदा है, आज शाम को भी निकलेगी, इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस बैरूनी साजिश से हमें नुकसान ज़रूर पहुंचा है, ये इसको मानने में कोई आर नहीं है। जी, मैं जवाब दे देता हूँ इसका आपको। एक तो ये सवाल सबको बड़ी ज़ोर से आया हुआ है क्योंकि दूसरा तीसरा सवाल हो गया ये। तो जो असातिज़ा हैं वो बुनियादी तौर पर सवाल कर रहे हैं कि उनकी नौकरी पक्की की जाए या उनकी तनख्वाह। तो उसके लिए महमूद खान साहब ज़िंदा है, एड्रेस उनका मौजूद है, उनको मैं दे चुका हूँ बनीगाला में। अगर मेरी बहन को यकीन नहीं है तो अभी मैंने जाना है, मेरी बहन पीछे अपनी गाड़ी लगा लें,
आपको भी एड्रेस दूंगा महमूद खान साहब का, तो आपको आपके पास इतनी तौफीक होगी कि गाड़ी में तेल डाल के, मेरा मशवरा है कि इतना आपको फ़िक्र हो रही तो साथ पेशावर भी चली जाएँ आज, और मैं यही कह रहा हूँ साथ ले जाएँ साथज़ा को, तो आप उनको ज़रा महमूद खान साहब के दफ्तर तक छोड़ाएं मेरी बहन, ताकि वो वहाँ पर जहाँ पर उनको बात करनी चाहिए वहाँ करें। हम किसी का रास्ता नहीं रोकेंगे, हमने तो किसी का रास्ता नहीं रोका अपना सारा टाइम, तमाम लोगों के साथ बात की। यहाँ पर तो लोग सामने बैठे होते थे दफ्तर से, उनसे बात करते थे, इंगेज करते थे। ये हामला औरतों के मुंह में गोलियां मारना, जर्नलिस्टों को कत्ल करना, ये लोगों को जो है वो बेवा बनाना, औरतों को, उनके शौहरों को कत्ल करना, ये नून लीग का तुरा इम्तियाज़ है, हमारा नहीं। वो शौक से जब वो उनका दिल करे KP के गवर्नमेंट के साथ बैठे, हम उन्हें एड्रेस भी देंगे। अगर आपको कोई शक होगा एड्रेस लिख के आपके हाथ में देंगे, आप उन्हें साथ लेके जाएं माशाल्लाह। हाँ तुसी रह गए सी, मैनू जरूर पुछो मेरी जान पुछो। थोड़ा जा उच्ची, बहुत ही तुसी जरा लगता राती 11 बजे वाली गुफ्तगू कर रहे हो, जरा थोड़ा उच्चा थोड़ा जा, आवाज़ नहीं आ रही, यकीन करें मुझे, थोड़ा सा ऊंचा। आपने कहा फौज सियासी अमल से दूर है, हाँ। 70 साल तारीख इस बात की नफी करती है। खान साहब के आखिरी दौर में बाजवा साहब के साथ कैसे ताल्लुकात थे, और 2 मरतबा जो उस वक्त के स्पीकर असद कैसर PM ऑफिस की तरफ आए और वापस गए, इस दौरान क्या मामला हुए थे, और आजकल क्या बाजवा साहब से कोई रब्ता हो रहा है? असल में मसला ये है कि आपको पाकिस्तान की फ़ौज सख्त नापसंद है, और ये मुझे अक्सर आपके सवालों से समझ आती है। मेरी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका जो सवाल होता है उसमें कोई ना कोई जाविया होता है पाकिस्तानी फ़ौज पे तनकीद करवाने का, पाकिस्तानी फ़ौज को नुकसान पहुंचाने का। मुझे फ़ौज से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए मैं आपके सवाल को पास करूँगा। बहुत शुक्रिया। यार इस वेले बंदे वास्ते जावांगे इसनु अपने घर लेके पूछते किरण ओके